पे 221 मेंबरान हैं, तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान हैं, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। बाद आपकी कैसे हो सकता है और आप बड़ी ज्यादती की बात आगे हम तो अगर आप ये करना का मौका नहीं देते। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल विद मोहतशम तरीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ी अहमियत का हामिल है। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में आज कानून साजी हुई और बहुत सारे जो बिल पेंडिंग हुए पड़े थे वो उन्होंने आज मंजूर किए हैं, जिसमें अपोजिशन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हुकूमत अपनी कामयाबी पर बड़े फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि जब हमने इतने अरसे के बाद ये एक जॉइंट सेशन में जो डेवलपमेंट के जो बिल्स से वो सारे अप्रूव किए हैं, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलने का एक वो बहुत बड़ा क्रेडिट अपने पास ले रहे हैं कि जो पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर के मुल्कों में सेटल्ड हैं, वो वोट नहीं दे सकते थे लेकिन वो मुल्क की खिदमत बड़ी कर रहे थे, पैसे भेजते थे जो हर महीने रेमिटेंसेस की मद में, तो वो उनको हक़ बनता था कि उनको वोट की जो इख्तियार है वो मिलना चाहिए। वो जिस मुल्क में भी बैठे हुए हैं वो अपनी राय शुमारी दे सकें। ईवीएम थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, उस पर भी कंसर्न थे अपोजिशन के, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि ये बहुत अच्छा स्टेप था, हम इस पे जा रहे हैं। और इसी तरीके से काफ़ी सारे और बिल भी, कुलभूषण जाधव का बिल भी जो उसको अपील का हक़ देने वाला था, इस पे भी आज बिल पास हुआ है इसका। और बहुत सारे नेशनल बैंक का स्टेट बैंक का जो था वो बिल पास हुआ है। तो ये एक आज बड़ा तारीख़ी था। अपोजिशन ने इस पे फ़ाइट करने की जो यकीन दहानी कराई हुई थी पूरा पिछले एक हफ़्ते से कि जी हम ये नहीं होने देंगे, तो वो आज एज़ यूजुअल वॉकआउट करके तो बाहर चले गए और ईवान पूरा का पूरा हुकूमत के हवाले कर दिया कि जी आपको जो मर्ज़ी आती है आप बिल पास करते जाएं, हम बाहर बैठे हुए हैं। तो ये एक सियासी मंजरनामा था जो हमारा आज हमें देखने को मिला, जिसमें बदमज़गी भी हुई, कशीदगी भी हुई और तकारीर भी हुई, एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश की गई कि आपने ये किया, आपने वो किया। तो इस सारे सिनेरियो में आज की डेवलपमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आयशा साहिब साहबा ने। आप मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। मैं आयशा साहिब साहब आपको वेलकम करता हूं जी प्रोग्राम में। हमारी दूसरी मेहमान हैं अज़रा परवीन साहिबा जी। अज़रा परवीन साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। मैं दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूं जी। अच्छा, पहले तो मुबारकबाद अज़रा परवीन साहिबा को देने से पहले मैं आयशा साहिब साहबा, तो आज का दिन बड़ा डिसअपॉइंटेड जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी और आपकी जो इत्तेहादी जमातें थी अपोजिशन की, तो ये मिस जज किया है जी आपने हुकूमत की मूवमेंट को। इजी लिया था कि जी हम सारे बिलों में रुकावट खड़ी कर देंगे, आपके जो मेंबरान थे वो आए नहीं सारे के सारे, मतलब किधर गुम हो गए आपके। वोटिंग जो थी वो तो 219 की फिगर दे रहे थे, जो सुबह बता रहे थे कि जी अगर मुत्तहिदा पोजीशन की अगर हम कैलकुलेशन करें तो जॉइंट सेशन में 219 की फिगर है, तो 203 वोट पड़े हैं जी। तो ये बाकी मेंबरान नहीं आए, जिसकी वजह से आपको बड़ा सेटबैक मिला। और जो जो इश्यूज से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे बड़ा सीरियस कंसर्न थे, शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल साहब को, वो भी बिल पास हो गया। मशीन पे बड़े दोनों साहबान को बड़े इश्यूज से वो भी बिल पास हो गया। तो आज का दिन मतलब ये मिस जज हुआ है आपकी अपोजिशन लीडरशिप से, या ये तवक्को कर रहे थे कि ये हो जाएगा, हमने हार जाना है, लेकिन हम पहले थोड़ा सा कह देते हैं कि जी हम नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे, बाद में हार तो जाना ही है। जी मैं बात करूँ? जी जी आप कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपने जैसे बात की है कि अरकान पूरे नहीं हुए, तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। और रही बात पीडीएम की,
तो पीडीएम का अपना, हमारे जो अरकान थे वो पूरे थे, लेकिन वहाँ हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करके ये जो बिल पास कराया गया है, ये हुकूमत की जितनी जल्दबाजी और चोर गुजारी से ये बिल पास हुआ है, इतनी जल्दी अगर इन्होंने कोई और एक्शन लिया होता, महंगाई के खिलाफ लिया होता, आटा चोरी के खिलाफ लिया होता, चीनी और पेट्रोल के खिलाफ लिया होता, तो शायद मुल्क किसी तरह तरक्की करता। तो ये डे फर्स्ट से ही मुल्क के दुश्मन रहे हैं, और आपको पता है ये बिल कैसे पास हुआ है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ PMLN के लिए डिसअपॉइंट हुआ है, बल्कि इत्तेहादी जमातों और पाकिस्तानी 24 करोड़ अवाम के लिए ये एक बहुत बैड न्यूज है। इसे हम क्या दिन के तौर पे याद दें। अच्छा, नहीं मिसाशा, ये बैड न्यूज़ को आप कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर रायदही का हक दिया गया है तो इसमें क्या है प्रॉब्लम है? अगर जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में बैठा हुआ है, वो अगर जनरल इलेक्शन में इलेक्शन में हिस्सा लेता है और अपना वोट कास्ट करता है, तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या है? इनकी बात सुने, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया ना, इस पर बुरी बात है, लेकिन इनको इत्तेमाद में लेना चाहिए था। अपोजिशन के साथ कोई भी इन्होंने कोई कंसल्ट नहीं किया, कोई इनसे बात नहीं की, तो ये खुद ही तौर पे अकेले फैसला तो नहीं कर सकते ना, जब तक इत्तेहादी जमातें या अपोजिशन उनके साथ पूरा पार्लियामेंट हाउस चलता है तमाम अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के साथ। अगर ये कहें कि अकेले हाउस चला लेंगे तो चला सकते हैं, जैसे इनकी गवर्नमेंट आई थी ऐसे ये पार्लियामेंट भी चला सकते हैं। अच्छा मिस आयशा साहब, ये जब आप कहते हैं ना कि ये हुकूमत ने आपके साथ कोई राब्ता नहीं किया और इसमें कोई मुशावरत नहीं की, तो ये पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई एक दो बिल ऐसे होंगे जिस पे अपोजिशन कहेगी कि जी मुझसे मुशावरत की गई है। 2008 से 2013 तक जब पीपल पार्टी का दौर था, उस वक्त भी आप अगर असम्बली के सेशन उठा के देख लें, इसी तरीके से कानून साजी होती थी, इसी तरीके से एजेंडे की कापियाँ फाड़ी जाती थी, इसी तरीके से एहतजाज होता था, इसी तरीके से वॉकआउट होता था और हुकूमत बिल पास करती थी। फिर 2013 से आप 18 के नून लीग के इलेक्शन में आ जाएं, टेन्योर में आ जाएं, तो उसमें भी यही होता था कि जी इसी तरीके से आपने वोटिंग करवानी होती है, इसी तरीके से अपोजिशन एजेंडे की कापियां फाड़ती है, स्पीकर के जो है ना जी वो डेस्क का घिराव करते हैं, शोर शराबा करते हैं, उसके बाद बिल पास हो जाता है। तो पाकिस्तान की तो ये तारीख का हिस्सा है ना जी। ये तो नहीं, मेरी बात सुने, जिस तरह RTS पे इन्होंने बताया था, इसी तरह ARM भी एक जानले का दूसरा नाम है। ये कर सकते हैं, इनके बस में है कि कर सकते हैं। एहतजाज हर जमात का कानूनी और आईडी तौर पर हक होता है, कर सकते हैं। ये इन्होंने नहीं मिस आयशा, एहतजाज अलहदा चीज़ है। आप जो पॉइंट रेज कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि जी इस बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक देना, इसकी मुशावरत नहीं की गई। नहीं, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रही, लेकिन सिद्धांत का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन, इसके खिलाफ थी, मगर नाडा हुकूमत ने तो जल्दी में बिल पास करा लिया। कैसे? नहीं, आप EVM वोटिंग मशीन की बात कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, या ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वोट का हक देने की बात कर रही हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मैं बात कर रही हूँ। जी जी जी। अच्छा, उसमें इलेक्शन कमीशन का आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन भी इसके खिलाफ थी ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नहीं, उसकी इलेक्शन कमीशन की तो एक कोई और टेक्निकल वजूहात होंगी, अपोजिशन इसके क्यों खिलाफ है इस मशीन के? इससे आपको भी बखूबी इल्म है कि धांधली की तो बड़ी इजीली हो सकती है। अच्छा, वैसे इलेक्शन वैसे 2000 देखिए ना, 2013 वाला जो इलेक्शन था उसमें जरदारी साहब ने उसको ROs का इलेक्शन कहा था। मेरी बात सुने, पूरी दुनिया इसे रिजेक्ट कर रही है, पाकिस्तान ही क्यों है कि जो इसको सिलेक्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की तरह। चलें, ये अजरा परवीन साहब से पूछते हैं। अजरा परवीन साहब, पहले तो मुबारकबाद कबूल करेंगे जी आपकी पार्टी। मेरी बात सुने जी जी जी, मेरी बात सुने। जी, जब का इलेक्शन में इनकी दांधली प्रूव हुई। ठीक है, पॉइंट जी 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 जी। इन सब में ये प्री प्लान दांधली हुई है, आपको भी पता है, सबको पता है। उसका जवाब ये दे सकते हैं, दस्ता की ये जवाब नहीं दे सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हम लोग कैसे इससे
डिलीट करेंगे। नहीं आयशा साहबा देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए धांधली होती है। तो 2013 के इलेक्शन में जरदारी साहब ने आपकी जब जमात जीती थी उसको कहा था कि ये इफ्तिखार चौधरी साहब की निगरानी में आरोज का इलेक्शन था। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में फिर पीपल पार्टी और नून लीग कहती है कि जी आरटीएस सिस्टम का इलेक्शन था फिल्योर का। तो धांधली तो इस मशीन के इस्तेमाल करने से पहले भी हो रही है। और 88 का इलेक्शन देख लें, 90 का देख लें, उससे पहले जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, किसी एक इलेक्शन में आप बता देंगे कि जी अपोजिशन ने जो हारे थे उन्होंने ये ना कहा हो कि धांधली नहीं हुई। हर इलेक्शन में धांधली होती है। मशीन तो तब भी नहीं थी, तब भी धांधली होती है। तो अब मशीन में धांधली हो जाएगी तो नई बात क्या है? बात तो नहीं है, नया तरीका वारदात है और बात भी नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है दस्ता में, वो इनके मुंह पे तमाचा नहीं है क्या? उसी से देखें, ये तो आपको फायदा दे रही है ना मिस आयशा, ये तो आपके लिए फायदे में है कि जी ये जो बैलेट बॉक्स हैं ये सारे के सारे उठा के आरोज नहीं जा सकेंगे। ये तो आपको सपोर्टिव होनी चाहिए कि डस्का वाला केस दोबारा नहीं होगा। बैलेट बॉक्स तो इनके पकड़े जाते हैं ना, मशीनरी तो पकड़े नहीं जाती। मैं यही तो नहीं, ईवीएम में ईवीएम तो देखें जी, अगर बैलेट बॉक्स हमने देख लिया डस्का में चोरी होते देख लिया, आर ऑफिस जाके रिपोर्टें चेंज होती हमने अगर देख ली, तो आया ये तो मशीनरी है, ये तो ब्लाइंड हो जाएगा ना। फिर हम इसको देख तो नहीं पाएंगे, जैसे मर्जी वोट कास्ट करें, ये जीते हारे, फिर कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अच्छा, हमारे पास एक आज की जो सेशन हुआ है उसका एक शार्ट हमने तैयार किया हुआ था, वो जरा सुन लेते हैं, फिर मैं आजरा साहबा आपकी तरफ आता हूँ जी। प्रोड्यूसर चलाइएगा जी वो शॉर्ट। आपके कैसे लग सकता है और आप बड़ी जाति की बात। ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? इवल एंड विशियस मशीन। ये ईवीएम मशीन कोई ईवल विशियस मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं मानते हैं। आप दारुल अवाम के स्पीकर की तरह पार्टी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दें तो हम आपको लब्बैक कहेंगे। मैं कोई काम कानून और आइन और रूल्स के खिलाफ नहीं करूंगा। ये अवाम एक ऐसी कानून साजी करने चली है जिससे कि माजी की जो खराबियां थी उनको तब्दील करके एक शफाफ इलेक्टोरल निजाम मुतारिफ करने का इरादा रखती है ये पार्लियामेंट। अब पाकिस्तान की पार्लियामान की तौहीन कर रहे हो, अब पाकिस्तान की पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हो कि उस भारत की जासूस को हम एनआरओ दिलवा दें। बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया और इंतकाम का नाम एहतसाब हो गया और धांधली का नाम ईवीएम मशीन हो गया। ये कैसा माजरा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का डॉलर कबूल है, उनका वोट देना कबूल नहीं है। आपका ये जो कानून है जो पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसको हम चैलेंज भी करेंगे और अदालत में डिफीट भी करेंगे। आप एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। खुल के मुस्कुराएं आप। जी अजहर साहब, आपने क्लिप सुन लिया जी। तो अपोजिशन का भी अभी ये आयशा साहब अभी ये कह रही हैं कि ये जो आपने बिल्स पास करवाए हैं आज असम्बली में ज़बरदस्ती, और ये आपने अपोजिशन से मुशावरत नहीं की, इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीन के हक़ में नहीं है, अपोजिशन सारी इसके हक़ में नहीं है। बिलावल साहब भी कहते हैं कि जी ये एक पेरिस में बंदा वोट डालता है और मुल्तान के हल्के में से वोट निकल आए, ये अजीब साइंस है जी, ये नहीं होना चाहिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो था मशीन के बारे में वो कहते हैं कि जी धांधली के चांसेस ज़्यादा हैं जी, आपने ये धांधली का तरीक़ाकार अपनाया हुआ है और मुशावरत नहीं की, ये सबसे बड़ा इशू है जी। आप क्यों मुशावरत नहीं करते अपोजिशन के साथ जी? सियासत में तो ये चलता रहता है जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपके चैनल की बहुत मशहूर हूँ, तो मुझे आज फर्स्ट बार मौका मिला आपके चैनल में जी। वेलकम। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है जी, वेलकम कि आपने मुझे आज मौका दिया। आयशा साहबा तो मैंने बात भी सुनी है मौजूदा महंगाई के बारे में। हम लोग भी फील्ड में होते हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, सियासी जमातों के साथ ये सारा दिन यही काम हमारा होता है कि अपोजिशन ये कर रही है, मौजूदा हुकूमत ये कर रही है।
लेकिन आयशा साहब मुझे ये बात आप बताएं कि आप ऑपोजिशन जो असेंबलियों में बैठी हैं उनके अंदर, तो क्या ये उनका राइट नहीं बनता है कि अगर मौजूदा हुकूमत ने उनसे उनके मतलब ये हुकूमती मामलात में कोई गलत तरीकाकार अपनाया है तो वो स्टैंड क्यों नहीं उन्होंने लिया उस वक्त? ये बात आप या मैं करूँ? नहीं आयशा साहब मेरी पहले बात को, मैंने आपकी सारी बात सुनी है, तो आप प्लीज मेरी बात भी सुनिएगा। ये तो हमारा ठीक है, अवाम भी महंगाई से बड़ी, ये हमारी हुकूमत है ठीक है, अवाम को भी बड़े मसले दो चार है, महंगाई से तंग है अवाम भी हमारी हुकूमत में। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि आपका ये क्वेश्चन है कि अपोजिशन से पूछा नहीं गया। अपोजिशन बाहर तो है ना, असेंबली के अंदर बैठी है ना, तो वहाँ क्यों नहीं इस मैटर पे उन्होंने डिस्कस की? तो उनको करनी चाहिए। तो दूसरी ये बात है, जिसकी भी हुकूमत आती है ना तो वो उसके इख्तियार जरूर चलते हैं। ओपोजिशन फिर कहते किसको है, मुझे ये पहले अच्छा जी आप बताएं। और दूसरी बात ये है कि आप कह रही हैं कि बाहर के ममालिक से वोट कास्ट नहीं होते। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो तो अब हमारी हुकूमत में आया है कि भाई इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने मतलब बात हमारी हुकूमत में हो रही है। तो आप देख रहे कि क्या आपकी जब हुकूमत थी तब वही इलेक्शन कमीशन थे, उस वक्त भी लोगों की वोट जब कास्ट होती है तो लिस्टों में कितना फर्क होता है, किसी की वोट कहाँ चला गई, किसी के इस बार भी इसी तरह हुआ है मैडम, इस बार भी इसी तरह हुआ है। हल्कों में वोटों की ज्यादा लिस्टों में नाम लोगों के। प्लीज मेरी बात सुनिए कि अब अभी इसी पॉइंट पे बात करते हैं। ये जो दस्ता इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी किया आप उसके बारे में जानती हैं? उसमें तो जो प्री प्लान धांधली थी या जो आपके वुज़रा शामिल थे जो इलेक्शन को चोरी कराने में साबित हुए, आया क्या आप उसके बारे में क्या जवाब है या आपके पास क्या है बताएं हम दिखाएंगे। देखिए आयशा साहब मेरी बात सुनने, ये जो इलेक्शन कमीशन है वो तो सबसे जवाबदार है, वो अपोजिशन का भी जवाबदार है, आपका वो पीटीआई का भी है, पीपल्स पार्टी का, वो सबके लिए जवाबदार है। तो उसने क्यों ऐसा किया? क्या उस वक्त अपोजिशन कहाँ थी मुझे ये बताएं। तो यार ऐसा केस मेरी बात है जी अपोजिशन तो थी वहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ने अब ये प्रूव किया है ना, अपोजिशन राजी नहीं इस बात पे। आप देखिए ईआरएम मशीन पे अपोजिशन राजी नहीं है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आपको तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती मौजूदा हुकूमत को, अपोजिशन जो कि कहती किसको है वो तो राजी नहीं, ये मेरी बात होगा नहीं। एक बंद की कहने से एक बंदे की हाइट के मुताबिक जो बिल आप पास कराए वो एक बंदे की मर्जी हो, एक जमात की मर्जी हो, आप उसको मान ले। बाकी इत्तेहादी जमातें कहाँ गई, ये सिर्फ अनापरस्ती में बात आती है। जी मैं राजी ना करें तो फिर आवाम के मसला है उसको डिस्कस नहीं। मिस अजरा साहबा आवाम की राय की बात हो रही है। मेरे बात तो सुने प्लीज, मैंने आपकी बात मैंने ऐसे तरीके से सुन रही हूँ। मेरे ख्याल में 1 by 1 अगर हम बात करेंगे ना तो मैं इसमें 1 by 1 बात करेंगे तो एक पॉइंट समझने में आसानी रह जाएगी और हम टॉपिक पे भी रहेंगे, सवाल के साथ लिंक अप होते जाएंगे। अच्छा मैं मिस अजरा साहबा, ये जो आयशा सैफ साहबा का पॉइंट था बड़ा वैलिड लगता है कि आप लोगों ने मुशावरत नहीं की। मुशावरत करने का ये मतलब नहीं होता कि जी आपकी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसने उनको कहा होगा कि जी हम ईवीएम मशीन पे वोटिंग कर रहे हैं, बिल लाना चाहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिल लाना चाहते हैं, तो ये आपने उनको बता दिया, ये मुशावरत हो गई। तो ये जो इस पे सेशन होते हैं जो उनके कंसर्न थे कि जी इसमें धांधली हो सकती है इस मशीन पे, वो नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुने जी अजरा साहब की मैं बात बताना चाहती हूँ, मुशावरत नहीं होती, ये अपना फैसला मुसल्लत करवाना होता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने मुशावरत की। मुशावरत वो होती है कि दोनों पार्टी उसको बैठ के अपनी राय का इस्तेमाल करते। मिस आयशा साहब जरा बात कंप्लीट करने दें। मिस आयशा आप मेरी बहन अजरा साहब ये बताइएगा प्लीज, पिछले 3.5 साल में आपकी नाकस हुकूमत की, नाअहल हुकूमत की पॉलिसी क्या रही?
ये उस पे वो मिस आयशा साहबा उनकी कारकर्दगी पे आपने देखा बाहर के लोगों की बात करती है, उनकी इनकम कितनी है आप ये देखें। मिस आयशा साहबा, मजदूर की तनख्वाहें कितनी है। मिस आयशा एक बंदे की मैडम मेरी बात तो सुने, आप तो इतने गुस्से में बैठी कोई बात मिस आयशा मैं मौका देना चाहती हूँ कि देखिए आप लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट का काम बनता है सारी जमातों को साथ लेके चलने का। अपोजिशन में तनकीद करना होती है, अपोजिशन में तमाद में लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। ओवरसीज की बात करती है तो ओवरसीज को देखे जाके वहाँ पे लोगों की सोर्स ऑफ इनकम, उनकी इनकम क्या है, उनके पास है क्या। यहाँ पे देखें मजदूर मर रहा है बेचारा, अब सिर्फ उनके वोटिंग के लिए नहीं, उन्होंने यहाँ आके सर्वाइव नहीं करना, जो यहाँ रह रही है उनकी बात सुने। चलें मिस आयशा साहब, आपका पॉइंट आ गया है। अभी मैं आज़रा साहब से लेता हूँ। अभी आप मेहरबानी करें जी, 1 by 1 अगर बात करेंगी तो इजी हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। जी मिस आज़रा साहब, अभी आप इनका जवाब दें जी। आप अच्छा तो मेरी बात सुन ले, आप देख लें कि पहली बात तो यह है कि फर्स्ट बार हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने, ठीक हो गया ना। 22 साल तक उनकी एक जद्दोजहद थी, ठीक हो गया। आप ओपोजिशन की बात कर रहे हैं, हम अगर अपनी पार्टी को देखें ना, पीटीआई तहरीक इंसाफ को, तो ज्यादा आप लोगों के नून लीग के जो एक्सपीरियंस याफ्ता लोग हैं ना, जो पीपल्स पार्टी के लोग, वो हमारी तहरीक इंसाफ का लेबल लगा के पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात, आप सिर्फ हमारी हुकूमत को गलत ना कहिए, हमारी हुकूमत बिल्कुल गलत नहीं है। उसके अंदर जो माफिया इतना बड़ा बैठा हुआ ना, जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, आप कल की मिसाल ले लें, जो शुगर मिल के बारे में जब खान साहब ने एक्शन लिया तो उन्होंने क्या कहा कि यार हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है हमें, तो जब खान साहब ने अपना स्टैंड लिया तो 90 रुपये चीनी आ गई। तो वो देखे इतना बड़ा माफिया अंदर मिला हुआ है, तो वो जब किसी पॉइंट की तरफ वज़ीर आज़म कोई स्टेप लेते हैं तो ये माफिया आगे चलने नहीं दे रहा है। तो मिस अज़रा, आप इस माफिए को हैंडल करने में और कितना वक्त मांगेंगी? जी मिस आयशा, आप जरा उनसे बात उनकी कंप्लीट कर लेते। अब आप कह रहे हैं, मेरी सुनने, अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुशावरत नहीं अपोजिशन से ली। अगर वो इसी तरह अपोजिशन को देखते रहे, माफिया को देखते रहे, अपने खुद फैसले ना लें, तो किस तरह उन्होंने ठीक करना है। जब उन्होंने इसी तरह करना, अगर बिल पास हुआ है तो उन्होंने ठीक किया, नहीं मुशावरत ली इन लोगों से, तो नहीं लेनी थी, क्योंकि ये लोग हमारी हुकूमत को चलने नहीं दे रहे। हमें पता हमारा लीडर जो है ना, वो बिल्कुल मेहनत पे चल रहा है, वो इंसानी, वो उसके दिल में इंसानियत है, लेकिन माफिया जो अंदर बैठा। जी मैं आयशा साहब आपके पास आता हूँ। आयशा साहब मैं आपके पास आता हूँ, सिर्फ 2 मिनट दें जी। आप अज़रा साहब कंप्लीट कर लें अपनी बात। वही मैं कह रही हूँ आयशा साहबा, ये जो सिस्टम है ना, इंशाअल्लाह ताला कुछ ठीक हो गया। हमारा महंगाई तो पूरी दुनिया का मसला है, ये कौन सा पाकिस्तान में आई है, ये महंगाई पूरी दुनिया में चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब हम बैठते हैं ना ऊपर, तो हम जब डिपार्टमेंट में बैठते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं गलत इमरान खान को कह रहे, हमारी हुकूमत को नहीं कह रहे, तो लेकिन आवाम को थोड़ी सी मुश्किलात है। इंशाल्लाह इसी तरह इंडिपेंडेंट फैसले लेकर ना हमने ऑपोजिशन से भी, तो इंशाल्लाह ठीक हो गया। आपका पॉइंट आ गया। मिस आयशा, अभी आप अगर उनके सवालों के जवाब देंगी तो फिर बहस अजीब सी जगह पे जाएगी। मेरा आपसे सवाल, जी मैं उन्हीं के सवाल को ही मैं अपने फ्रेज में लेके जा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जी 3-4 साल हमारी हुकूमत को होने वाले हैं, तीसरा साल कंप्लीट हो गया है, चौथा इसमें जा रहा है, तो आगे जी हाँ, तो वो कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत को इनका लीडर चला सब रहा है, इनकी तो इंस्ट्रक्शन से ये गवर्नमेंट चल रही है। किस पे चल रही है? इनकी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन पे चल रही है। इंस्ट्रक्शंस कहाँ से जी? हेलो जी कहाँ से इंस्ट्रक्शन से पे? नहीं,
हमारी अंदर चल रही होती है, मुझे इस तरह से चल रही है हमारी। अजरा साहब उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। अजरा साहब आप मेरी बात से बोली नहीं, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को फैसले नहीं देने दिए जा रहे, क्यों? आपका प्राइम मिनिस्टर क्यों फैसले नहीं कर सकता? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो फैसला क्यों नहीं कर सकते? एक बार पेट्रोल अजरा साहबा उनको बात कंप्लीट कर लेने दें। डॉलर की कीमत आसमान को छूती है, चीनी 160 रुपए केजी हो जाती है, तो क्या ये फैसले कौन कर रहे बताएं जी? अजरा साहबा उनको बात कंप्लीट कर लेने दें, फिर आप अपनी बारी पे बात करेंगी तो ज्यादा प्रोग्राम अच्छा होगा और पॉइंट भी वैलिड होंगे जी। बात समझने में भी बातें पढ़नी जरूर है, लेकिन सुननी पड़ेगी मेरी बात। सुने आप, मैंने अपना एनालिटिक्स देना, आप सुने मेरी बात। जी आप पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये फैसला किसका होता है? असेंबली उससे बिल पे दस्तखत किसके चलते हैं? क्या वो अपोजिशन के चलते हैं? अपोजिशन के कहने पे बिल बढ़ते हैं, तो चीजों के आप लोग। अजरा साहबा उनको बात तो कंप्लीट कर लेने दें। मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं। मिस अजरा साहबा उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप बेशक अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, उनका भी बातों का जवाब दे दीजिएगा। अगर आप बीच में एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे तो ना उनकी बात समझ आती है ना आपकी बात समझ में आती है, और व्यूअर्स बेचारे परेशान हो जाते हैं कि जी ये किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें 3 बंदे इकट्ठे बोल रहे हैं, बात किसी की समझ नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया जी। आयशा साहब आप कंप्लीट करें। अजरा साहब 174 पे डॉलर चला गया। मियां साहब के दौर में देखें जरा, डॉलर की कीमत क्या थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी, चीनी की कीमत क्या थी। अब तो गरीब अवाम दवाइयों से दो चार है। इसकी बात कभी आपने असेंबली में की? इसकी बात कभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से की? क्या अपोजिशन के कहने पे ये फैसले होते हैं? आप कह रही हैं गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया जा रहा, कैसे नहीं चलने दिया जा रहा? गवर्नमेंट चल रही है 3 साल से और इसकी प्रोग्रेस 0 है। मुल्क की इकॉनमी का बड़ा गर्ज हो गया। अजरा साहबा, लोगों 24 करोड़ अवाम के साथ मत खेलें, सुधारा उनकी जिंदगियों पे, उनके हाल पे ट्रस्ट करें। गरीब लोग, बच्चे मर रहे हैं, लोगों के पेट पूरे नहीं हो रहे। बाकी बातें तो सब बात की है, पहले महंगाई को कंट्रोल कर लें। ये आपके प्राइम मिनिस्टर की बस की बात है। ये चीनी माफिया को आयशा साहबा जिस महंगाई की आप बात कर रही हैं ना, उस महंगाई में जो मेजर जो फैक्टर है जी मैं उसी पे आपका क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। जी मैं मिस आयशा साहबा मेरा सवाल तो सुन लें। जी मिस आयशा साहबा मेरा सवाल तो सुन लें। मेरा सवाल ये है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान में जो महंगाई है और पूरी दुनिया में जो महंगाई है, उसका ज़्यादातर पोर्शन लिंक है पेट्रोल की प्राइस के साथ। पेट्रोल की प्राइस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं डिसाइड कर सकती इंटरनेशनल प्राइसेस को देखते हुए। ये एक काम कर सकती है, ये जो टैक्सेस जो आपकी हुकूमत लेती रही है, जो आपकी हुकूमत से पिछली हुकूमत पीपल पार्टी की लेती रही है, पेट्रोलियम लेवी टैक्स के हिसाब से और इसमें जो सेल्स टैक्स के हिसाब से, वो टैक्सेस इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए हैं। पहले मिनिमाइज़ किए थे, परसों वाले दिन से वो ख़त्म हो गए हुए हैं। ये एक काम जो गवर्नमेंट कर सकती थी वो उसने अपने तय कर लिया। वो 2013 से 2018 तक आपकी हुकूमत ने 1 रुपया का टैक्स कम करके अवाम को रिलीफ नहीं दिया। ये गवर्नमेंट उसको दे रही है, इसका क्रेडिट तो देना आप हुकूमत को। मिस आयशा साहबा, एक बात का क्रेडिट आप लेने के तैयार हैं, बाकी बाकी उसकी तरफ आप क्यों नहीं आते हैं? बीबी उसी के साथ बाकी सारी चीजें लिंक्ड हैं जी। टमाटर, आलू, प्याज, ये सारे पेट्रोल की प्राइसेस के साथ हैं। बिजली की प्राइसेस पेट्रोल के साथ इंटरलिंक है, किराया पेट्रोल के साथ इंटरलिंक है, आपकी मिलें पेट्रोल के साथ इंटरलिंक्ड हैं जी। अगर एक पेट्रोल का फैक्टर बढ़ जाता है, जो $80 बैरल है या पहले $40 बैरल था, तो वो डबल प्राइसेस हो गई हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि जी पेट्रोल की प्राइसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, जो आपके नज़दीकी ममालिक हैं, उसमें पेट्रोल आपसे कहीं ज़्यादा महंगा बिक रहा है। और वो महंगा बिकने की वजह सिर्फ यही है कि वो टैक्सेस ज़्यादा ले रहे हैं।
जी आयशा साहबा, जी आयशा साहबा। जी, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि एक सिर्फ पेट्रोल के महंगा होने से सारे ममालिक इतने मुतासर नहीं हुए जितना पाकिस्तानी अवाम इससे इस चक्की में घुस गई है। पेट्रोल का असर तो सारे ममालिक पे होना चाहिए, लेकिन देखिए वहाँ डॉलर की वजह से, पेट्रोल महंगा होने से डॉलर महंगा हो गया, डॉलर की वजह से हमारी जो करेंसी का लेवल है वो क्या जाता है। बाकी ममालिक में भी तो महंगाई है, लेकिन इस कदर नहीं है। वहाँ माफियाज नहीं है, वहाँ आगे बैठे हुए चोर डाकू नहीं है, दीवानों में बैठे हुए लोग इस तरह के नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट से ये सब चीजें कंट्रोल नहीं हो रही थी तो इस तरह के वादे और ये झूठे दावे करने का फायदा क्या था? अवाम को धोखा देने का क्या फायदा था? अब देखिए पाकिस्तान में ये कोरोना जैसी वबा आई, पूरी दुनिया में ये वबा फैली। ये सिर्फ पाकिस्तान इसकी लपेट में नहीं आया, पूरी दुनिया आई। उन्होंने इसके लिए हिफाजती इक़दाम किए। हमारे पास में तो पाकिस्तान लंबी तान के सोते रहे, इसके लिए कोई हिफाजती इक़दाम नहीं आयशा साहबा, पूरी दुनिया जो है ना जी वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को एडमायर कर रही है और इसको अप्रिशिएट कर रही है और इसको कोशिश कर रही है कि जो पाकिस्तानी ये कोरोना की जो ट्रीटमेंट्स में कोरोना की जो हिफाजती इन्होंने किए हैं, जो इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की टर्मिनोलॉजी की और सारा बिजनेस को भी रन रखा, गरीब को भी उन्होंने एहसास। स्मार्ट लॉकडाउन इस सूरत से मुमकिन था। स्मार्ट लॉकडाउन में आपको पता है कि कितने लोग भूखे मर गए हैं। कोरोना से भी मरता ना मरता लोग भूख से जरूर मरे हैं। बाकी ममालिक में भी ये वबा थी, उन्होंने लोगों के लिए हिफाजती इक़दाम किए। नहीं आपको इंडिया की कोरोना की सिचुएशन का पता है कि जी वहाँ पे क्या हालात रहे हैं? मुझे पता है पाकिस्तान में भी कुछ काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। अच्छा ठीक है जी, मैं अज़ा साहबा ये तो महंगाई का एलिमेंट है, ये आप 10 अच्छे काम कर लें, लेकिन ये जो माफियाज की जो है ना जी महंगाई क्रिएट की गई, एक तो जेन्युइन जी रेट्स आपके चेंज हैं जी, वो तो मानने वाली बात है। बिजली आपकी महंगी हो गई है, वो तो जेन्युइन इशू है कि जी आपसे पहले हुकूमतों ने मुआहदे किए हुए थे महंगी बिजली के, मान लिया जी। पेट्रोल इंटरनेशनल प्राइसेस हैं जी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मान लिया जी। लेकिन ये जो लोकल जो सतह पे जो माफियाज छोटे छोटे बैठे हुए हैं, जो सब्जी मंडी में बैठे हुए हैं, जो फ्रूट मंडी में बैठे हुए हैं, जो गल्ला मंडी में बैठे हुए हैं, जो आड़ती ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं, तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे। अज़रा प्रवीण साहबा। जी आपने बिल्कुल बातें सही की है। ठीक है, रियल इंसान को रियल पसंद होना चाहिए। मैं बात आपकी गौर से सुनी है, आयशा साहबा की मैंने सारी बातें सुनी है। मैं सिर्फ आपका आयशा साहबा यही कह रही हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को देखा जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। अब इंशाल्लाह ताला कुछ हमारी कुछ कमेटियाँ कंप्लीट नहीं हुई थी हमारे महकमे की, तो इंशाल्लाह ताला अब कमेटियों को दोबारा रिवाइज भी कर भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये सर ने कहा कि गल्ला मंडियों वाली या दूसरी मतलब एशिया यहाँ दूसरी मंडियों में खरीदो फरोख्त पर कंट्रोल नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला जब तक महकमे हमारी डीआरसी कमेटियाँ कंप्लीट नहीं होंगी तब तक महकमे इन कंट्रोल होंगे। तो ठीक है, आवाम इस वक्त परेशान है, तो इससे यही परेशानी है कि हमारी ना अभी डीआरसी कमेटियाँ कंप्लीट नहीं हुई थी। अब ऐसा था महकमे देख रहे हैं, चल रहे हैं, कंट्रोल हो जाएगा इसका भी। बाकी जो आदमी सतह की महंगाई है तो वो तो पूरी दुनिया में है इंशाल्लाह। तो कभी भी उम्मीद है कि ये कंट्रोल में आ जाएगी चीज इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल हमें पता है। ऐसे तो कोई बात नहीं, देखे ये देखो हमारी गवर्नमेंट को अभी 2 साल पड़े हैं ना, 1.5-2 साल पड़े हैं ना, तो देख रहे हैं इसमें तो ना ये ना कहे ये सारा आपका जो इसके अंदर इतना बड़ा सिस्टम को समझना या करना, पीटीआई के वर्कर्स नए लोग थे, पीटीआई जमात नई जमात थी, तो इसको तो सारे माफियाज आपके पीटीआई के हैं। तो अपोजिशन बैठेगा, मेरी बात सुने, अगर उनको आवाम का एहसास हो तो वो भी तो अंदर हुकूमतों के अंदर बैठे हैं, तो वो क्यों नहीं कंट्रोल करवा रहे? मुझे मेरी पीटीआई के लोगों को ना कहे, उसको एक सिस्टम को गवर्नमेंट कानून है नहीं ऐसे तो मैं रियल चल रही
हाँ जी, उनको भी होना चाहिए। इतने एक उसी पिछले दिनों मरियम नवाज ने एक सवाल इसी तरह किया था, उनसे भी उन लोगों ने यही कहा था कि मैडम मरियम साहबा कि आपके मेरा ख्याल है 100 तो कितने मतलब 160 एमपीएस बैठे हैं असेंबलियों के अंदर, तो क्यों नहीं आपके एमपीएस कुछ कर रहे हैं? तो आप सिर्फ पीटीआई की हुकूमत पे ये जोर दे रहे हैं, आप उसी को अंदर बैठे हैं। इससे होते हैं ना वो गवर्नमेंट के ही देने होते हैं, तो गवर्नमेंट नहीं। आपने 3 साल में कितना फंड किया मुझे ये बताएं। निकले सड़कों पे, कहाँ बैठे हैं आप लोग? निकले सड़कों पे, अगर ये हमारी हुकूमत गलत कर रही है आपको सड़कों में तो टीएमसी वाले भी निकले हैं ना हजरा साहब, उनका इंतजाम क्या किया आपने? हजरा साहब टीएमसी का जवाब दे दें आप। प्राणु साहब ने 100 अरब का टीका दवाइयों की मद में लोगों को लगाया है। किसने जी? किसने? आयशा ने लगाया है। ये कोई बात नहीं, वो सारे लगाते हैं। आपके लिए ये कोई बात लग रहा था? जो टीएमसी के लोग शहीद हो गए हैं सड़कों पे हजरा साहब, क्या वो आपको लोन लेके एमपी एमएलए बैठे हैं, अगर हमारी हुकूमत गलत कर रही है तो ये पुलिस के जवान थे, टीएमसी के थे, उनका हिसाब किसने देने हजरा साहब? आपके तो हमारे शो के बाद में पता चलता है, टीवी से पता चलता है क्या इतनी चाहते हो गई है, और किसी की राजनीति में वो पहुंच नहीं सकते, वो अपनी जिंदगी की रंगीनियों में मसरूफ रहते हैं हजरा साहब। मेरा आपकी ओपोजिशन के ऊपर है, आपने बात बड़ी की, मैं रियल पसंद आपने ये बात मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, आप रियल पसंद है तो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, लेकिन हजरा साहब देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पॉलिटिक्स हमेशा रियलिटी पे जिस दिन भी आपके पीएम साहब किसी एक चीज का नोटिस लेते हैं। अच्छा, मिस आयशा साहबा और मिस अजरा साहबा, आप ये बताएं कि पिछले 2-3 मिनट में आप लोगों ने प्रोग्राम को एंजॉय किया है? मैं एक साइड पे चुप करके आपकी सुन रहा था। मैंने कहा जी चलें, अवाम तो बोर हो रहे होंगे, चलो कम से कम आप दोनों तो एंजॉय कर रही हैं ना जी एक दूसरे को जवाब देकर। तो वो मेरी बार बार रिक्वेस्ट है आपसे, एक रिक्वेस्ट है, देखिए एक बंदे को कंप्लीट कर लेने दें, एक कैंडिडेट को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें, उनके पॉइंट्स की आप नोट्स बनाते रहे, अपनी बारी पे आप उनको 1 बाय 1 जवाब दें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। कि हम आज के सेशन पे गुफ्तगू कर रहे थे, बीच में से कोरोना आ गया, बीच में से महंगाई आ गई, तो वो हमारा टॉपिक जो था वो ओवरसीज पाकिस्तानी, कुलभूषण जादेव और जो ईवीएम मशीन था वो सारा का सारा कहीं और रह गया, और हम चले गए जी पेट्रोल पे, चीनी पे, माफियाज पे। तो ये एक लंबी डिबेट है, अगर हम किसी भी पार्टी की तरफ करेंगे तो वो दूसरी पार्टी भी उसी तरह ही है। देखे ना जी, वो टीटियों के इल्जाम भी सब पे हैं, वो उसके साथ मिल बैठे हैं, तो वो काफली के साथ मिल बैठे हैं, तो वो उसके साथ, ये सारा का सारा चलती है, सियासत चलती है। लेकिन ये गुजारिश है कि जी अगर इसको हम टॉपिक पे रहें और 1 बाय 1 गुफ्तगू करें, तो व्यूअर्स आप लोगों को सुनना चाहते हैं, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को, आप लोगों की अप्रोच को, आप लोगों के विजन को सुनना चाहते हैं। तो अगर हम 1 बाय 1 करेंगे तो ज्यादा इंजॉय करेगी पब्लिक भी, और आप लोगों का जो इमेज है वो भी अच्छा जाएगा। बिल्कुल बैन कर दें अपने आप को कि जी दूसरा बोल रहा होगा मैंने उस पे से बिल्कुल नहीं करना, उनके पॉइंट्स लें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आप उससे इख्तलाफ कर सकती हैं, बहुत बेहतर कर सकती हैं, तो जरूर उस पर आप वो करें। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा मिस आयशा साहबा, ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है, इस पे भी बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन किया गया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी। इस पे कोई लॉजिकली कोई पॉइंट्स हैं आपके पास कि ये इख्तलाफ क्यों किया गया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक नहीं देना चाहिए? जी मिस आयशा साहब, जी मिस आयशा साहब आपसे जी। हेलो जी मिस आयशा साहब, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही। मेरा सवाल ये था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक देना चाह रही है हुकूमत, उसको ऑब्जेक्ट किया है शहबाज शरीफ साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी, ये दोनों अपोजिशन की जो मेजर पार्टी थी, मौलाना साहब की पार्टी ने भी। जी मिस आयशा, आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी आवाज कट रही है।
आवाज़ कट रही है। अच्छा, मैं ज़रा कहता हूँ कि प्रोड्यूसर साहब को कि ये आपका वॉइस का ये क्लियर करवाएं। मिस्टर अजहर साहब, ये जो कलभूषण वाला इशू था, ये इसको अपील का हक देना, ये बीच में से कहाँ से निकल आया जी? ये किसकी रिक्वायरमेंट है और ये क्यों इसको अपील का हक दिया जा रहा है? मिस अजहर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, जरा दोबारा आप रिपीट कीजिए। ये मैं कहता हूँ, ये जो आज जो सारे बिल पास हुए हैं, इसमें बिल में चुपके से वो कुलभूषण जाधव का भी अपील का हक देने का बिल पास करवा लिया हुकूमत ने। तो ये क्या जरूरत पेश आ गई है जी? वो तो बड़ा सीरियस केस, क्लियर कट, उसका वो टेररिस्ट पे उसको फैसला होना था। तो अपील का हक देने की वे किसकी जरूरत थी ये? सर, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि बिल पास, इतना बड़ा बिल पास हुआ, ये ऐसे थोड़ी हुआ। अगर फिर भी उन्होंने कुछ सोच समझ के सर किया होगा कि इसमें क्या ज़रूरत थी क्या नहीं है, ये उनको पता है। तो उन्होंने इसमें उनको ज़रूरत थी क्या नहीं ज़रूरत, तो मैं इस पर ज़रा बहस नहीं करूँगी सर, प्लीज़ सर। अच्छा, नहीं मतलब पॉइंट ये था कि ये हुकूमत ने कोई इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पे जो कमीशन है उसके कहने पे ये इस अपील इसको हक दिया है, कानून पास करवाया है। अपोजिशन के साथ ये पार्लियामेंट में ये बिल डिबेट हुआ है कि जी हम कुलभूषण को अपील का हक देते हैं, अपील का हक मिल गया तो इसका मतलब है कि जी वो रिव्यू करेगा और माफ़ी के लिए वो करेगा। वो तो मैं तो आपको पहले कह रही हूँ ना कि सर, अगर उन्होंने ये कुछ फैसला किया है तो सर उन्होंने सोच समझ के क्या होगा। ठीक है, ठीक हो क्या जी? मैं अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता जी। मैं मिस आयशा सैफ साहबा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, अज़रा परवीन साहबा का, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और मोहसिन तरीन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।